वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से लगभग हम 111 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी में आपको पढ़ना होता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में अर्थात कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा कल आपकी लगी हुई है, उसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो आज ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त पास हो जाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करता हूं। देखें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न आप देखिएगा। अच्छा, ये है एक प्रकार से बाकी राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का लिखित परीक्षा का एक प्रकार से नोटिस आ चुका है। 20 तारीख से उसकी और 16 तारीख से लगभग 18 तारीख से प्रारंभ है राम मनोहर लोहिया की। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की 20 तारीख से है। तो लिखित मॉडल पेपर के लिए जैसे ही ये परीक्षाएं समाप्त होती हैं, बस कल से या परसों से आपकी लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए तैयारी विधिवत तरीके से धुआंधार तरीके से मैं प्रारंभ कर दूंगा। और इसके पहले यानी कि जो पहले वीडियोस में लिखित टाइप के मॉडल पेपर को दे चुका हूं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। लिखित टाइप का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी पत्रादि का प्रारूप कैसे प्रारूप तैयार करना क्या कहलाता है? तो किसी पत्र का प्रारूप तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। प्रारूपण को कहते हैं एक प्रकार से प्रारूप बनाना। तो प्रारूपण जो होता है, प्रारूप बनाने की एक प्रक्रिया होती है और उसके तदुपरांत जो प्राप्त होता है हमको उसी को बोलते हैं। देखिए, प्रारूप और प्रारूपण दोनों में अंतर होता है और प्रारूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। यानी प्रारूपण एक क्रिया है और प्रारूप जो एक प्रकार से बनता है वो होता है कोई पत्र बनाने का एक प्रकार से, या पत्र का स्वरूप बनाने का जो एक प्रकार से टेक्निक होता है उसको प्रारूपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे क्या होना है सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना पहले से, कि हमको ऐसे ऐसे ये कार्य इस तरीके से करना है। हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन भी कहा जाता है, आलेखन भी कहा जाता है और प्रारूप लेखन भी इसको कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, सामान्य अर्थों में अगर देखेंगे तो प्रारूपण से मतलब होता है पत्रों से, सूचनाओं से, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिनों तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रारूपण। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधान कार्यों को बांटा गया है। 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में? बताइएगा सभी लोग। तो संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो विधान है, मतलब कि जो एक प्रकार से कार्य है जो कानून से रिलेटेड, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका संघ सूची, ठीक है, दूसरा है आपकी राज्य सूची और तीसरा है आपकी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, संघ सूची पर केवल संघ सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों में जो विषय शामिल होते हैं समवर्ती सूची में, उस पर राज्य और संघ दोनों कानून बनाता है। लेकिन एक ही विषय पर अगर राज्य ने कानून बनाया हुआ है और केंद्र सरकार चाह रही है कि ये कानून मैं बदलूं, तो बिल्कुल बदल सकता है। या उसी विषय पर अगर संघ सरकार चाहे तो कानून बना सकता है। तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का वहाँ पर नहीं मान्य होगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रशासन के लिए या प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, मराठी भाषा का, तमिल भाषा का। तो प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और यही होना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कार्यालयों में एक प्रकार से जो भारतीय कार्यालय हैं प्रशासन के लिए, उसमें हिंदी का प्रयोग होने लगा है और बहुत ज़रूरी भी है। अगला प्रश्न है, जो विचार लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो जो विचार लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विचार लिखने को क्या कहा जाता है, बिल्कुल टिप्पणी कहा जाता है। विचार लिखने को ही टिप्पणी कहा जाता है। आपको पता होगा टिप्पणी के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी विचाराधीन डाक पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि एक विचार लिखा जाता है तो उसी विचार लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है और उसके बाद में टिप्पणी मिलती है हमको, ठीक है। और यहाँ पर आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि कई प्रकार का टिप्पण का उद्देश्य होता है उन तथ्यों का, संदर्भों का और प्रश्नों को जिन पर निर्णय लेना होता है उसको तटस्थ, संक्षिप्त किंतु स्पष्ट और क्रमबद्ध और तर्कसम्मत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो टिप्पणी एक प्रकार से किसी पत्र वगैरह पर या किसी एक प्रकार से विचाराधीन पत्र है उस पर अपने विचार रखना अधिकारियों के द्वारा, वो होती है टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, यह परिभाषा किसने दी। तो वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, यह परिभाषा किसने दी थी, बताएं फटाफट से। तो ये परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कार्यालयी हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है, संक्षेपण, प्रारूपण, कार्यवृत्त लेखन या प्रतिवेदन लेखन, बताएं। तो कार्यालयी हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो है उसको बोला जाता है प्रारूपण। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, पिछली बार एग्जाम में 2022 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिवेदन, प्रारूपण, संक्षेपण या कार्यवृत्त। तो सरकारी कामकाज के संबंध में जांच या तथ्य का अन्वेषण करना हुआ या कोई सुझाव वगैरह देना हुआ तो इसका विस्तृत विवरण जो प्रस्तुत करता है उसको प्रतिवेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रतिवेदन जो होता है एक प्रकार से वो क्या करता है, प्रतिवेदन जो होता है प्रति और विद दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी उसमें आपको मिलेगी। और देश विदेश में कई सारी घटनाएं होती रहती हैं और जिसको जानने के लिए हम उत्सुक भी होते हैं कि भाई क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, उसके लिए उस घटना का निरीक्षण करते हैं, छानबीन करने की आवश्यकता होती है और इसी क्रिया को खास करके प्रतिवेदन कहा जाता है। मतलब कि किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देख करके या छानबीन कर करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। प्रतिवेदन का सीधा सा मतलब होता है कि एकदम से जांच कर रहे हैं, तथ्य अन्वेषण कर ले, सुझाव करने का विस्तृत विवरण जो है किसी घटना का या किसी प्रकरण का या किसी कार्य योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए, वो होता है सरकारी कामकाज के संबंध में प्रतिवेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, मंत्रालय में हर कार्य के लिए विभाग होते हैं और इन विभागों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। तो मंत्रालय में हर कार्य के लिए विभाग होते हैं और उन विभागों को हम क्या कहते हैं, उन विभागों को हम कार्यालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, कार्यालयी भाषा का क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल ठीक बात है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। देश की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित करना, ये भी कार्यालयी भाषा का ही उद्देश्य है। हिंदी को सम्मान दिलाना, ये भी उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सारे के सारे उद्देश्य जो है कार्यालयी भाषा के उद्देश्य ही हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो उसको स्पष्ट किया गया, राजभाषा नियम आया था 1955 का, उसी के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र के अधिकारों को एक प्रकार से राजभाषा नियम 1955 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है संघीय कार्य पद्धति, राज्य शासन कार्य पद्धति या सचिवालय कार्य पद्धति। तो ये तीनों पद्धतियाँ आती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी पद्धतियाँ आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा होगी
हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय या फिर ये सभी। तो का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खा क्षेत्र के राज्य कार्यालय का पत्र व्यवहार में किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं? तो उसमें कर सकते हैं हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। खा क्षेत्र वाले जो राज्य है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा। ये कैटेगराइजेशन हुआ था का खा इस प्रकार से कि भाई का वाले क्षेत्र में केवल हिंदी का प्रयोग होगा, जब भाषाई आधार पर राज्यों की बंटवारा होने की बात आई तब। ठीक है, तो का क्षेत्र में बांटा गया, तो का क्षेत्र में हिंदी भाषी जिसमें केवल हिंदी ही एक प्रकार सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होगी। खा क्षेत्रों में चूंकि हिंदी भाषा उसमें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उसमें उतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं था, उसमें अंग्रेजी वाले भी थे या अन्य भाषा वाले थे, इसीलिए वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों को रखा गया। इसी प्रकार से और भी थे जिसमें क्षेत्रीय और रीजनल चीज़ों को रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पद सोपान निम्न किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो पद सोपान का अंग्रेजी शब्द इनमें से कौन सा? तो हायरार्की कहा जाता है पद सोपान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हायरार्की कहा जाता है किसको? पद सोपान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, शक्ति हस्तांतरण का सिद्धांत किस राज्य के सुशासन का कैसा स्वरूप है? विभत्स है, सरल है, जटिल है या आदर्श है? मतलब कि शक्ति हस्तांतरण का जो सिद्धांत है किसी भी राज्य के लिए राज्य के सुशासन का कैसा स्वरूप है? अच्छा है, बुरा है, विभत्स है, जटिल है, आदर्श है, सरल है, कैसा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शक्ति हस्तांतरण का सिद्धांत जो है किसी भी राज्य के सुशासन का एक प्रकार से आदर्श रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन मतलब एग्जाम में आ सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? तो भाषा एक प्रकार से संघ राज्य की जो राजभाषा है, संघ की राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है और अब की बार पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, परीक्षा में ये आएगा आपकी बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को शामिल किया गया है, पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, बाद में जोड़ करके अब वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भोजपुरी की मांग लगातार बढ़ रही है इसमें शामिल होने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा पूछे कि कौन सी भाषा शामिल नहीं, तो उसमें एक नाम भोजपुरी का देगा और तो आप लगाएंगे कि भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परिभाषिक शब्द के प्रमुख गुण होते हैं? 4, 3, 2, 5 कितने होते हैं? तो परिभाषिक शब्द के जो गुण होते हैं वो 2 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। ये परिभाषा परिभाषिक शब्द की और परिभाषिक शब्दावलियों की और साधारण शब्दावलियों की किसने दी है? तो डॉक्टर रघुवीर ने दी है ऐसी परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, इलाहाबाद से हिंदुस्तानी के लिए शब्द याति असूल प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ था ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाशित हुआ था 1954 में। हिंदुस्तानी भाषा में अरबी, फारसी और उर्दू के भी शब्दावली हिंदी में मिश्रित थे, तो उस भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता था। ठीक है, जबकि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा की बाहुल्यता थी और क्षेत्रीय जो रीजनल बोलियाँ थी उनकी बाहुल्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को मध्यमार्गी नाम दिया गया है? तो मध्यमार्गी नाम किसको दिया गया भैया? समन्वयवादी को मध्यमार्गी नाम दिया गया। समन्वयवाद का मतलब मध्यमार्ग भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बातचीत नहीं बिल्कुल भी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्लेरियंस। क्लेरियंस का मतलब क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्लेरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्लेषण, निकासी, अनुमति या अस्वीकृति? क्लेरियंस, क्लेरियंस का मतलब होता है अनुमति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यक्ष, सभापति, प्रधान या ग्रामपति? क्या कहते हैं भाई? तो अध्यक्ष कहा जाता है। चेयरमैन को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरेशन
जनरेशन मतलब क्या होता है, जनन, खेती, उत्पादन या पीढ़ी। तो बिल्कुल पीढ़ी होती है जनरेशन का मतलब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए आश्रय लेता है किसका, पत्रों का, टेलीविज़न का या अखबार का। तो भाई समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो आश्रय लेता है, विचारों के आदान प्रदान के लिए, अगर आप विचार का आदान प्रदान करें तो टेलीविज़न देख करके आप अपने विचारों को, टेलीविज़न के विचारों को तो जान पाएंगे, टेलीविज़न में जो विचार आ रहे हैं उसको तो आप जान पाएंगे, अखबार में जो विचार लिखे हैं उसको तो आप जान पाएंगे, लेकिन आप उसको प्रदान नहीं कर पाएंगे। आदान तो हो जाएगा लेकिन प्रदान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बी वाला और ये सी वाला बिल्कुल गलत है, और डी चूँकि उपयुक्त सभी होगा नहीं तो ये भी गलत है। बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर ए पत्रों का। यानी समाज में रहते हुए व्यक्ति क्या करते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का आश्रय लेते हैं। हालांकि अब पत्रचार का जो समय है वो लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है। आजकल ईमेल और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और नाना प्रकार के जो एक प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं विचारों को। तो एक प्रकार से अब पत्राचार का ज़माना चला गया हालांकि, लेकिन ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र को बांटा जा सकता है कितने भागों में। तो आवेदन पत्र को हम लोग बांट सकते हैं 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सरकारी सूचना तथा आदेशों को प्रकाशित किया जाता है राजपत्र में, परिपत्र में या फिर संकल्प में या अधिसूचना में। तो सरकारी सूचना तथा आदेशों को जो प्रकाशित किया जाता है वो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा होता है। तो आवेदन पत्र के अंतिम भाग में जो क्या लिखा होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। निवेदक या भवदीय या प्रार्थी या महोदय। तो क्या लिखा होता है, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में जो लिखा होता है वो निवेदक लिखा होता है। क्या लिखा होता है भाई, निवेदक। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, और भी वीडियोस हमारे चैनल पर हिंदी के अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। हालांकि अगर यही वीडियो 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र को सेवाग्राम भी कहा जाता है। द्रुत पत्र को, मितव्यय पत्र को, प्रेस विज्ञप्ति को या अधिसूचना को। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल तो सेवाग्राम जो है मितव्यय पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र है, आ, बा, सा या फिर दा। यानी कि कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन या अर्ध सरकारी पत्र। तो अनौपचारिक पत्र जो होगा वो अर्ध सरकारी पत्र होगा। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में बड़ा अंतर होता है। सरकारी पत्र जो होता है वो एक प्रकार से सरकारी कार्य के संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी या ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। और सरकारी कार्य के संबंध में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए आपस में सलाह मशवरा करना हुआ, किसी 2 अधिकारियों को एक कार्यालय में ही या दूसरे कार्यालय में किसी में भी, तो स्पष्टीकरण और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक अधिकारी दूसरे अधिकारी या एक अधिकारी दूसरे कर्मचारी को। और अर्ध सरकारी पत्र इसी को कहते हैं। कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी तक ही सीमित हो जाए, किसी को पता भी न चले। तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो अनौपचारिक होता है, जबकि जो सरकारी पत्र होता है वह औपचारिक पत्र होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र की विशेषता है। सरकारी पत्र की क्या विशेषता है भैया, सत्यता, पूर्णता और संक्षिप्तता। ये तीनों विशेषताएं सरकारी पत्र की हैं। सत्यता भी यानी सरकारी पत्र एकदम से सत्य होता है, संक्षिप्त यानी छोटा होता है, और पूर्णता मतलब वो पूर्ण होता है, अपने आप में विचारों की पूर्णता उसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शीघ्र पहुँचाने वाला पत्र। शीघ्र पहुंचाने वाला पत्र भी कहा जाता है द्रुत पत्र को, मितव्यय पत्र को, अधिसूचना को। तो शीघ्र पहुंचाने वाले पत्र को हम क्या कहते हैं, द्रुत पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र को स्मरण पत्र भी कहा जाता है। तो स्मरण पत्र को अनुस्मारक पत्र को भी कहा जाता है। अनुस्मारक क्या होता है, अनुस्मारक को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अंग्रेजी में रिमाइंडर का मतलब होता है कि किसी आवश्यक सरकारी पत्र के ना प्राप्त होने
अथवा प्राप्त होने में विलंब होता है अगर, तो ऐसी स्थिति में जिस विभाग से आता है उस संबंधित विभाग को स्मरण पत्र लिखा जाता है, उसे ही अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक तार, टेलीफोन अथवा द्रुतगामी पत्र के द्वारा भी भेजा जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि अनुस्मारक में जैसे किसी मुद्दे के लिए आपने किसी कार्यालय को पत्र लिखा था, कोई छोटा कार्यालय ने बड़े कार्यालय को पत्र लिखा था, लेकिन चूंकि बड़े कार्यालय के पास काम ज़्यादा था और उसने ध्यान नहीं दिया छोटे पत्र पर, तो क्या होगा कि जो बड़ा कार्यालय होगा या 10-12 दिनों तक उस पर रिप्लाई नहीं देगा, विलम्ब हो रहा है और इनके छोटे कार्यालय वालों को लग रहा है कि भाई इस पर अभी तक नहीं आया, तो फिर से वो एक पत्र लिखेंगे ताकि वो फला डेट को, मान लेते 10 तारीख को पत्र भेजा था और 20 तारीख तक कोई विवरण नहीं आया, तो 20 तारीख को दूसरा एक प्रकार से एक याद दिलाने वाला पत्र लिखा जाता है, ताकि जो है वो 10 तारीख वाले पत्र के उसमें तारीख वगैरह डाल करके उसमें लिखी गई बातों को एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भाई इस तारीख को मैंने ये पत्र भेजा था, इसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, इसका क्या कारण है और रिप्लाई देने का कष्ट करें, ऐसा लिखा होता है। तो ये होता है अनुस्मारक पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। प्रश्न है, जब पारिभाषिक शब्द निर्माण में दो शब्द आपस में एक साथ प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो जब पारिभाषिक शब्द निर्माण में दो शब्द आपस में एक साथ प्रयोग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सामासिक शब्द। क्या बोलते हैं? सामासिक शब्द निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य होना चाहिए सरलता, एक रूपता, बोधगम्यता या फिर ये सारी चीज़ें। बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें यानी एक रूपता, सरलता और बोधगम्यता पारिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है, रूप का बंधन, व्याकरण का बंधन, शब्दों का बंधन या विनम्रता का बंधन। तो पारिभाषिक शब्दावलियों में विनम्रता का बंधन होता है। किसका बंधन होता है भैया? पारिभाषिक शब्दावलियों में विनम्रता का बंधन होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फॉरवर्ड की हिंदी क्या होती है? फॉरवर्ड की हिंदी क्या होती है भाई? आगे भेजना या आगे का या आगे बढ़ाना या आगे देखना या अग्रसरित करना। तो फॉरवर्ड की जो हिंदी मीनिंग होगी ज़बरदस्त तरीके से वो होगी अग्रसरित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है, कस्टम्स की हिंदी क्या होगी? सीमा चौकी, सीमा शुल्क, अनुपालन या प्रथा। तो कस्टम्स ड्यूटी बोलते नहीं, कस्टम, तो कस्टम्स का हिंदी मतलब क्या होता है? सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न, एडवोकेट जनरल, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? एडवोकेट जनरल को अभिभाषक कहेंगे या न्यायविद कहेंगे या महाधिवक्ता कहेंगे या उच्च अधिवक्ता कहेंगे? तो एडवोकेट जनरल को हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एड्रेस, एड्रेस को हिंदी में क्या कहेंगे? पता, सूचना, संबोधन या अभिभाषण। तो एड्रेस का सभी को पता होगा भाई कि पता ही कहा जाता है उसको, एड्रेस का हिंदी मीनिंग पता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, असेंबल को हिंदी में क्या कहते हैं? जुटना, इकट्ठा करना, जोड़ना या ऊपर नीचे करना। असेंबल, असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, असेंबल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आइडियंस, आइडियंस में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, हिंदी मीनिंग आपसे पूछी जा रही है। श्रोता, दर्शक, सुनवाई या पढ़ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियंस का मतलब क्या होता है? ऑडियंस मतलब होता है दर्शक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, केयर, केयर को क्या कहेंगे हिंदी में? सावधानी, परवाह या देखभाल या फिर ये सभी। तो परवाह, सावधानी और देखभाल ये तीनों केयर का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हो आप, ये सभी, डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी, राजधानी या मूल या फिर आ और बा दोनों। तो कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है और कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी में आपको दिया गया है आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आ एंड बा दोनों करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, कैपिटल माने पूंजी भी और राजधानी भी। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कंडीशन, कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं?
तो कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी, मूल या शर्त, दशा या स्थिति। तो कंडीशन मतलब शर्त भी हो सकती है, दशा भी कोई हो सकती है, सिचुएशंस कोई स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है कंडीशन का मतलब हो सकता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कंपोजिशन। कंपोजिशन को हिंदी में क्या कहेंगे? लिखना, सम्मिश्रण, विश्लेषण या फिर प्रशमन। तो कंपोजिशन का हिंदी मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है सम्मिश्रण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे कल पूछे जाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पत्रों के माध्यम से कुछ मांगा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन पत्रों को निविदा, प्रार्थना पत्र, संकल्प या राजपत्र। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, परिपत्र क्या होता है भाई? परिपत्र जिसको सर्कुलर कहते हैं, परिपत्र मतलब सर्कुलर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि जिन पत्रों के माध्यम से कुछ मांगा जाता है उन पत्रों को क्या कहते हैं? तो उनको प्रार्थना पत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते थे तो छुट्टी लेने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता था? प्रार्थना पत्र। चूँकि हमको कुछ मांगना होता था, ठीक है, तो हम छुट्टी मांगते थे। तो इसीलिए जब भी जिन पत्रों के माध्यम से कुछ मांगा जाता है तो इस प्रकार के पत्रों को हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा पत्र सरकारी पत्र नहीं है? मित्र को लिखा गया पत्र या कार्यालय ज्ञापन, शासनादेश या पृष्ठांकन। तो आपको मैं बता दूं कि पृष्ठांकन और इसके अलावा कार्यालय ज्ञापन और शासनादेश, ये तीनों एक प्रकार से क्या हैं? ये तीनों एक प्रकार से सरकारी पत्र हैं। पृष्ठांकन की बात करें तो वो भी सरकारी पत्र है, कार्यालय ज्ञापन की बात करें वो भी, शासनादेश की बात करें तो वो भी सरकारी पत्र है। जबकि मित्र को लिखा गया जो पत्र होता है वो एक सरकारी पत्र नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मित्र को लिखा गया पत्र सरकारी पत्र नहीं है, ये एक प्रकार से ये व्यवहारिक पत्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र को लिखा गया पत्र जो होता है एक व्यवहारिक पत्र होता है, ना कि एक प्रकार। अच्छा, व्यवहारिक पत्र को अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक व्यवहारिक पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं? पत्राचार, प्रालेख या प्रारूप या प्रतिवेदन या टिप्पणी। तो सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को हम कहते हैं प्रतिवेदन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शासकीय पत्र का क्या गुण होता है? यथार्थता बिल्कुल होनी जरूरी होती है शासकीय पत्र में, भौतिकवादिता भी और आधुनिकवादिता भी। इसका करें, 1 मिनट रुकेंगे। भौतिकवादिता और आधुनिकवादिता उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करती है शासकीय पत्र के लिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। एक अच्छे शासकीय पत्र का गुण होता है कि यथार्थता से रिलेटेड होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों से नहीं पाया जाता है व्यक्तिगत संबंध, मौलिकता, मृदुलता या फिर ये सभी। सरकारी पत्रों से नहीं पाया जाता, सरकारी पत्रों में बताएं क्या नहीं पाया जाता सरकारी पत्रों में? तो व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल भी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। मृदुलता, मौलिकता ये सब एक प्रकार से आपको मिल जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्रों का प्रयोग किया गया है, बताएं। शासकीय पत्रों का प्रयोग किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो शासकीय पत्रों का जो प्रयोग किया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा भी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और स्थानीय सरकार के द्वारा भी किया जाता है। तो शासकीय पत्रों का प्रयोग इन सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अर्ध सरकारी पत्र निम्न में से किसे कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र निम्न में से किसे कहते हैं भैया? ऐसे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं
या ऐसे पत्र जो प्राइवेट संस्थान से सरकारी कार्यालयों को लिखे जाते हैं, या ऐसे पत्र जो सरकारी संस्थान से प्राइवेट संस्थान के लिए लिखे जाते हैं। तो ऐसे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, उन पत्रों को हम एक प्रकार से बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अच्छा, जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जाएगा, एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में लिखे गए पत्र को हम सरकारी पत्र कहेंगे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। और अर्ध सरकारी पत्र, एक सरकारी अधिकारी किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को जब कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पत्र लिखता है, व्यक्तिगत विचारों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ पत्र लिखता है, तो उन पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। अच्छा, एक होता है अर्ध सरकारी पत्र, एक होता है अशासकीय पत्र। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो अशासकीय पत्र की अगर बात करें तो उसको नॉन ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अनौपचारिक पत्र होता है अशासकीय पत्र भी और अर्ध सरकारी पत्र भी। ठीक है, जो कार्यालय के एक विभाग अथवा अनुभाग को अपने ही कार्यालय के दूसरे विभाग या अनुभाग को लिखना पड़ता है, इसमें विभाग या अनुभाग का नाम देते हैं और संबोधन इसमें नहीं होता है, जो अशासकीय पत्र होता है। अशासकीय पत्र को नॉन ऑफिशियल लेटर कहते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। मतलब एक विभाग है या कोई अनुभाग है और उससे नीचे वाला जो अनुभाग होता है उसी विभाग का जो दूसरा वाला एक प्रकार से विभाग होता है, जब उसको कोई पत्र लिखा जाता है एक ही कार्यालय में, तो उसको बोलते हैं अशासकीय पत्र। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, एक सरकारी कार्यालय के एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को जब पत्र लिखा जाता है व्यक्तिगत रूप से, तो उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन जब बात होती है सरकारी पत्र की, ठीक है, तो सरकारी पत्र की या कार्यालयीय पत्र की अगर बात करें तो वो पत्र होता है जब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है और कार्यालय यहाँ पर सरकारी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, सरकारी पत्र या एक प्रकार से शासकीय पत्र। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी पत्रों की शैली होती है। तो सरकारी पत्रों की अगर शैली की बात की जाए तो सरकारी पत्रों की जो शैली होती है वो एकदम से सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, औपचारिक तो होती ही है लेकिन सुनिश्चित भी होती है। शैली की बात करें तो सुनिश्चित शैली। अगला प्रश्न, जाने वाले पत्र कहलाते हैं जो पत्र कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं। तो जाने वाले पत्र को यही होता है कि जो कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं उन्हीं पत्र को हम बोलते हैं जाने वाले पत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत औपचारिक पत्र जो होते हैं वो संबंधियों को लिखे जाते हैं, अधिकारियों को या शिक्षा विभाग को या अनजान व्यक्तियों को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र जो होते हैं वो संबंधियों को लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। चलिए भाई, फटाफट से शेयर करेंगे वीडियो को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, प्रश्न है कि विशेष प्रकार के आलेख को छोड़कर अन्य प्रारूपण विभाजित किए जाते हैं। तो विशेष प्रकार के आलेख को छोड़ करके अन्य प्रारूपण विभाजित किए जाते हैं 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 6 भागों में। तो अगर हम विशेष प्रकार के आलेख को छोड़ दें तो 3 भागों में हम लोग प्रारूपण को विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूपण मैंने आपको बताया ही था कि भाई किसी चीज़ का क्या तैयार करना, एक सांचा तैयार करना, उसी को प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्र को सैंक्शन लेटर भी कहा जाता है। तो सैंक्शन लेटर किसको कहा जाता है भाई, सैंक्शन लेटर। तो सैंक्शन लेटर जो होता है वो स्वीकृत पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मंत्रालय के बीच होने वाले पारस्परिक पत्र व्यवहार या अंतर विभागीय पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पत्र होते हैं उनको नहीं माना जाता या प्रयुक्त पत्रों को नहीं माना जाता। सरकारी पत्र, परिपत्र, स्वीकृत पत्र या उपयुक्त सभी। तो मंत्रालयों के बीच होने वाले पारस्परिक पत्र जो होते हैं, पारस्परिक पत्र व्यवहार या अंतर विभागीय पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त पत्रों को नहीं माना जाता, सरकारी पत्र उनको नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है, किसी सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थान अथवा संगठन में पत्र लेखन से पूर्व
उनका कच्चा रूप अथवा मसौदा तैयार करने को प्रारूप लेखन या आलेखन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है डॉक्टर राम प्रकाश और दिनेश गुप्ता जी ने मिल करके। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राम प्रकाश और दिनेश गुप्ता जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी सरकारी कार्यालय, किसी सरकारी संस्थान या सरकारी संगठन में पत्र लेखन से पूर्व उनका कच्चा रूप या एक प्रकार से सांचा या मसौदा तैयार करने को ही प्रारूप लेखन या आलेखन कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा आलेखन या प्रारूप लेखन की किसने दी है? ये किसने दी? डॉक्टर राम प्रकाश और दिनेश गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आलेखन की विशेषता नहीं है। आलेखन की क्या विशेषता इनमें से नहीं भैया? तो आलेखन की विशेषता विस्तृतता नहीं है, मतलब कि आलेखन जो होता है वो संक्षिप्तता उसमें होती है, विस्तृतता नहीं होती कि बहुत बड़ा होता है। तथ्यपरकता तो आलेखन की विशेषता है, निश्चितता भी एक प्रकार से आलेखन की विशेषता है, पूर्णता भी आलेखन की विशेषता है, लेकिन विस्तृतता नहीं है। विस्तृतता मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके या बहुत बड़ा लिखा जाता, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। मतलब कि आलेखन जो होता है छोटा, उसमें संक्षिप्तता उसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी विस्तृतता, ये एक प्रकार से विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पत्र का संशोधित रूप कहलाता है प्रारूपण, शपथ पत्र, मसौदा या आलेख। पत्र का संशोधित रूप, पत्र का अगर कोई पत्र लिखा गया, उसमें कुछ गलती हो गई, फिर उसमें संशोधन हुआ और फिर उसके बाद में उस पत्र को हम क्या कहेंगे? तो उसको फिर बोलते हैं प्रारूपण। समझ रहे हैं ना? तो प्रारूपण जो होता है वो यही होता है, पत्र का संशोधित रूप प्रारूपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी विभागीय टिप्पणी भी कहा जाता है? विभागीय टिप्पणी सूक्ष्म टिप्पणी को कहते हैं, या अनुभागीय टिप्पणी को, या अनौपचारिक टिप्पणी को, या संपूर्ण टिप्पणी को? तो विभागीय टिप्पणी या अनुभागीय टिप्पणी बात एक ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभागीय टिप्पणी को ही अनुभागीय टिप्पणी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टिप्पणी लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो टिप्पणी लिखने की कला को टिप्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी और ऊपर वाला इसके, विभागीय टिप्पणी और अनुभागीय वाला। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। सभी दोस्तों से वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, क्योंकि मैं परीक्षा के अंत समय तक आपके साथ हूँ। ठीक है, और पहले भी था। ओके, अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में सरकारी भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया गया था। दिनांक कब दिया गया था भाई? केंद्रीय हिंदी समिति की जब बैठक हुई थी उसमें सरकारी भाषा को सरल बनाने पर जोर कब दिया गया था? तो 20 दिसंबर 2005 को ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 दिसंबर 2005, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो टिप्पण अत्यंत सूक्ष्म रूप में लिखे जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म टिप्पणी। जो टिप्पणी एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है उनको सूक्ष्म टिप्पणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान पा रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। कार्यालयी हिंदी की अगर बात की जाए तो कार्यालयी हिंदी में यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा में। प्रश्न है, जिन टिप्पणियों में उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? उन टिप्पणियों को, तो जिन टिप्पणियों में उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन नहीं होता उनको हम कहते हैं अनौपचारिक टिप्पणी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग और बातचीत मत करें कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टिप्पणी को राउटाइन नोटिंग कहा जाता है या रूटीन नोटिंग कहा जाता है? सामान्य टिप्पणी, नेमी टिप्पणी, या सूक्ष्म टिप्पणी, या एक प्रकार से संपूर्ण टिप्पणी? तो रूटीन नोटिंग जो कहा जाता है वो सूक्ष्म टिप्पणी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से टीप शब्द का टीप शब्द किसके लिए प्रचलित है? अनौपचारिक टिप्पणी के लिए, संपूर्ण टिप्पणी के लिए, सूक्ष्म टिप्पणी के लिए, या फिर अनुभागीय टिप्पणी के लिए? तो टीप शब्द जो है वो सूक्ष्म टिप्पणी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन, सा विकल्प करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विस्तृत टिप्पणी को क्या कहा जाता है? विस्तृत यानी बड़ी टिप्पणी को अनुभागीय टिप्पणी कहते हैं, या संपूर्ण टिप्पणी, या सूक्ष्म टिप्पणी, या अनौपचारिक टिप्पणी? बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? बातचीत जो कर रहे हैं सभी लोग बताएं।
विस्तृत टिप्पणी को क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से देखेंगे कौन सबसे पहले उत्तर देता है। विस्तृत टिप्पणी को क्या कहा जाता है? विस्तृत टिप्पणी को बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, संपूर्ण टिप्पणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण टिप्पणी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त है। यह परिभाषा किसने दी? संक्षेपण के बारे में यह किसने कहा कि किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त। संक्षिप्त और सुनियोजित इतिवृत्त, इतिवृत्त मतलब होता है एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके लिखना, लेकिन संक्षिप्त और सुनियोजित हो, ठीक है। अच्छा, तो संक्षेपण का मतलब यही होता है संक्षिप्तता, कोई बड़ी विषय वस्तु उसको कम शब्दों में लिखना। क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास समय नहीं होता है कि वो टिप्पणियों को पढ़े या एक प्रकार से चीज़ों को पढ़े, पत्र को पढ़े या किन्हीं भी चीज़ों को पढ़े। तो इसीलिए एक प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं, जो बड़ी विषय वस्तु होती है उसको छोटा करके बड़े बड़े अधिकारियों को संप्रेषित करना एक प्रकार से वही संक्षेपण कहलाता है। मतलब कि कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटा करके लिख करके फिर बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके पास बताना कि ये है, तो उसी लिखने की प्रक्रिया, छोटा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षेपण कहलाती है। ऐसी परिभाषा किसने दी है? तो ऐसी परिभाषा दी है JBC बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, संक्षेपण मूल रचना का होता है। संक्षेपण मूल रचना का लगभग 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मतलब कि 1/3 जो है लिखा होना चाहिए संक्षेपण, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतया संक्षेपण के भेद किए जा सकते हैं। तो संक्षेपण के कितने भेद किए जा सकते हैं भाई? 2 भेद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण का क्या तात्पर्य? दृष्टांत का प्रयोग, स्पष्ट अभिव्यक्ति, अनिवार्य तथ्यों का चयन या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो होगा नहीं, अस्पष्ट अभिव्यक्ति भी नहीं होगा, ऐसा स्पष्ट अभिव्यक्ति तो पहले से ही होती है। अनिवार्य तथ्यों का चयन करना एक प्रकार से ये होगा। दृष्टांत का प्रयोग भी करेंगे तो एक प्रकार से संक्षेपण वो उचित नहीं माना जाएगा। तो संक्षेपण उचित वही माना जाएगा। संक्षेपण का मतलब होता है अनिवार्य तथ्य जो है उन्हीं का चयन करके और पूरी की पूरी चीज़ों को समझ लेना। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परिभाषा दी है शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर बी में दिए शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संक्षेपण की परिभाषा क्या दी कि संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संक्षेपण में डैश का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव और भाषा का प्रवाह, काव्य और गद्य का प्रवाह, विचार और आचार का प्रवाह या विचार और शब्दों का प्रवाह। तो संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया भाव और भाषा का प्रवाह, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संक्षेपण के गुण हैं, बताएं संक्षेपण के गुण हैं। तो संक्षेपण का गुण क्या है भाई? पूर्णता, संक्षिप्तता और भाषा की सरलता। बिल्कुल, संक्षेपण पूर्ण भी होना चाहिए, संक्षेपण छोटा भी होना चाहिए, संक्षेपण में भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसको जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सके और सही तरीके से पूरी चीज़ों को जान सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे। अच्छा, इसमें आप देखें गलत पहले निकाल दें। देखिए, अपूर्णता जो होता है वो संक्षेपण, पल्लवन किसी की भी विशेषता नहीं होती है। तो अपूर्णता इसमें पहले वही गलत हो गया, ठीक है। विस्तार होगा किसमें? विस्तारण में, यानी कि पल्लवन में होगा विस्तारण, तो ये वैसे गलत होगा। भाषा की सरलता तो ठीक है तीनों में, लेकिन संक्षिप्तता इसमें भी सही, लेकिन इसमें अपूर्णता गलत हो गया। इसमें अपूर्णता और विस्तार दोनों गलत हो गया। इसमें भाषा की सरलता जो है ये सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णता, संक्षिप्तता और भाषा की सरलता। देखिए, आगे देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। चलिए, प्रश्न है, संक्षेपण यानी कि किसी बड़ी चित्र का छोटा चित्र मात्र, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संक्षेपण। अच्छा, पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण। पल्लवन में विषय का किया जाता है क्या? विषय का विस्तार किया जाता है पल्लवन में। ओके, और ये बात ध्यान रखिएगा, विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। ओके,
देखिए प्रश्न है संक्षेपण यानी कि किसी बड़ी चित्र का छोटा छवि चित्र मात्र, यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन किसका है? संक्षेपण के बारे में किसने कहा था कि संक्षेपण मतलब क्या होता है? किसी बड़ी चित्र का छोटा छवि, मतलब छोटा चित्र, किसी बड़ी कोई बड़ा चित्र है तो उसका छोटा चित्र बना देना, वही होता है संक्षेपण। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था डॉक्टर के डी भीगाकर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है विचार के किसी विस्तृत अवतरण, कथन, पत्र, भाषण, समाचार आदि को सुनियोजित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना भाव संक्षेपण अथवा संक्षेपीकरण कहलाता है। यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन है किसका भाई? डॉक्टर मधुबाला नयाल का। एक कथन है क्या कि विचार से किसी विस्तृत अवतरण, कथन, पत्र, भाषण, समाचार आदि को सुनियोजित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना भाव संक्षेपण या संक्षेपीकरण कहलाता है, यह संक्षेपण कहलाता है। डॉक्टर मधुबाला नयाल की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक शब्दों में प्रयुक्त भाव अथवा विचारों को कम शब्दों में प्रकट करना एक कला है और इसी कला को संक्षेपण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा डॉक्टर राधेलाल नौचक्र ने दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पल्लवन किस प्रकार की रचना, गद्य रचना है या पद्य रचना है? तो पल्लवन जो है वो एक गद्य रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पल्लवन कर्ता होना चाहिए सृजनशील, कर्तव्यशील, अध्ययनशील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पल्लवन कर्ता जो होना चाहिए वो सृजनशील होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहण कर्ता होना चाहिए, वो सभी चीज़ों को समाहित करने के योग्य होना चाहिए पल्लवन कर्ता। अगला प्रश्न है, पल्लवन का समानार्थी शब्द क्या है? बताए। तो पल्लवन का समानार्थी शब्द है क्या भाई? इनमें से व्याख्या जो होगा वो एक प्रकार से पल्लवन का समानार्थी शब्द आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जब प्रथम बार कंप्यूटरों की शुरुआत हुई कब? तो प्रथम बार कंप्यूटरों की शुरुआत हुई 1940 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहली बार IBM ने घरेलू उपभोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर की शुरुआत कब की थी, यानी किस सन में करी? तो 1981 में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की सबसे छोटी कंप्यूटर प्रणाली है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? पिछली बार परीक्षा में 2-3 विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर की सबसे छोटी कंप्यूटर प्रणाली है तो आप लगाएंगे माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कितने घटक हैं? तो कंप्यूटर के 2 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बताएं कि कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है कितने भागों में, मतलब कितने तरीके से? तो 3 आधारों पर कंप्यूटर को हम बांट सकते हैं। ओके, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित कौन सा है भाई? ट्रांजिस्टर जो है दूसरी पीढ़ी पर आधारित है। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। अच्छा, जो एक आध विश्वविद्यालय के पेपर हुए हैं उनको मैंने सॉल्व करवाया है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का मैंने सॉल्व करवाया है। 40-80 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए हमने 2 पेपर के माध्यम से। तो आप दोनों पेपर को देख लीजिएगा तो भी आपको लगेगा कि भाई हाँ लगभग और लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए पूछे गए थे। अच्छा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपको ऑप्शन में देगा एक कल्पना, एक चित्र दिखाने वाली डिवाइस या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो आप क्या लगाओगे? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। ओके, और कंप्यूटर के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के पिता हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया था। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? बताएं भाई, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को, मार्केकस को या माइक्रोसॉफ्ट को? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का है, अबेकस इज राइट आंसर। पहला कंप्यूटर अबेकस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के ही भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब किसके भाग हैं? तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये सब हार्डवेयर के भाग हैं। किसके भाग है भाई? हार्डवेयर के भाग हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउस को, CPU को, प्रिंटर को या मॉनिटर को? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसको क्या कहते हैं? किसको? CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है CPU का फुल फॉर्म भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ओके, ये बात ध्यान रखिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, मेमोरी में या फिर मॉनिटर में। तो कंप्यूटर में सारा डाटा जो होता है वो मेमोरी में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मॉनिटर का क्या काम है। मॉनिटर का काम क्या है भाई, डाटा को डिस्प्ले करना, या डाटा को प्रोसेस करना, या डाटा को स्टोर करना, या डाटा को गायब करना। तो मॉनिटर का क्या काम है बाबू, मॉनिटर का क्या काम है, मॉनिटर का काम है डाटा को डिस्प्ले करना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, SPU, CPU, SPY या फिर CPY। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है CPU। ठीक है, C माने सेंट्रल, P माने प्रोसेसिंग, U माने यूनिट, और CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये सब प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करके उसे डिस्प्ले करने वाली जो डिवाइस होती है उसको आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक साइट से दूसरी साइट पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। एक साइट से दूसरे साइट पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बताइएगा सभी लोग। एक साइट से दूसरे साइट पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं वेब ब्राउजिंग। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेब ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, विंटर सर्फ ने इंटरनेट सोसाइटी का गठन किया था कब। तो विंटर सर्फ ने इंटरनेट सोसाइटी का गठन किया था 1960 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, कंप्यूटर को टेलीविजन लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है होम पेज, मॉडेम या आर्ची। तो कंप्यूटर को टेलीविजन लाइन से जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं मॉडेम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। प्रश्न क्या है, गूगल मीट में अधिकतम कितने प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो गूगल मीट में जो है वो लगभग 100 लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गूगल मीट है क्या है गूगल मीट, एक दृश्य श्रव्य संचार साधन है, या एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन सब कुछ है, या एक दृश्य संचार साधन है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दृश्य श्रव्य वाचन लेखन साधन, ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से या इंटरनेट से या आ और बासा दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल मीट ऐप जो होता है वो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, आ और बासा दो, मतलब आ तथा बा दोनों से। अगला प्रश्न, जूम क्या है। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, बिल्कुल सही है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है जूम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जूम मीटिंग में उपस्थित हुआ जा सकता है मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। तो भाई चाहे मोबाइल से आप जुड़ो जूम मीटिंग में, चाहे लैपटॉप से, चाहे कंप्यूटर से, सभी से आप जुड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी फॉन्ट को कितनी प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो हिंदी फॉन्ट को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिकोड में टंकड़ के कीबोर्ड लेआउट की दृष्टि से कितने प्रमुख वर्ग किए जा सकते हैं। तो कितने किए जा सकते हैं भाई, 3 किए जा सकते हैं। ठीक है, यूनिकोड में टंकड़ के कीबोर्ड लेआउट की दृष्टि से 3 प्रमुख वर्ग जो है किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसकी फुल फॉर्म है। PPT की फुल फॉर्म है ये। P माने पावर, P माने पॉइंट और P माने प्रेजेंटेशन। PP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फुल फॉर्म क्या होता है, PPT की फुल फॉर्म है ये, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, PPT उसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी में मानक कीबोर्ड। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टेशन से यहाँ पर लिया गया टी। ठीक है, यहाँ पर चूँकि PPP 3 हो जाता तो इससे इसीलिए थोड़ा सा ये करके टी यहाँ से उठा लिया गया। PPT थोड़ा जम भी रहा है इसीलिए। अगला प्रश्न, हिंदी के मानक कीबोर्ड लेआउट इंस्क्रिप्ट के द्वारा
इन फांटों में टाइप करने हेतु टूल उपलब्ध होता है उसका क्या नाम है? कृतदेव या फिर ई पंडित, IMI या चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी के मानक कीबोर्ड लेआउट इंस्क्रिप्ट के द्वारा इन फांटों में टाइप करने हेतु टूल उपलब्ध है उसका नाम है ई पंडित, IME। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विंडोज के हिंदी फांट हैं। विंडोज़ के हिंदी फांट 7 है, विंडोज 7। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि भाई पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। PPT के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? तो PPT के जो पेज होते हैं उनको स्लाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर PPT मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड देखिए, एक स्लाइड ये हो गई, जैसे ये एक स्लाइड है मेरी, ये दूसरी स्लाइड ये यहाँ पर आ गई। एक पन्ना जो होता है एक स्लाइड कहलाता है। ओके, ये PPT के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, समझ रहे चीज़ों को ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, सर्च इंजन याहू का आविष्कार जो है कब हुआ था? सर्च इंजन याहू का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था भाई? फटाफट से बताएंगे। वो हुआ था भाई 1994 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंबई की एबेकस सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी ने एक हेल्प पैकेज तैयार किया है। उस हेल्प पैकेज का क्या नाम है? उसका नाम है लिनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति का आधार है। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति का क्या आधार है? कंप्यूट, कंप्यूट्स या कंप्यूट या कंप्यूटो, बताएं। तो कंप्यूटर शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है COMPUT। ओके, इस शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का क्या अर्थ है भाई? गणना करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणना करना कंप्यूट का मतलब होता है। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं और बातचीत ना करें, बिल्कुल भी आगे बढ़ें। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों की तैयारी विधिवत अब आपको करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ हुआ भैया? रूस में, अमेरिका में या लंदन में या जर्मनी में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने भाई? होवार्ड आइकान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। सॉफ्टवेयर का निर्माण संगणक पर कार्य करने को सरल बनाने के लिए, संगणक पर कार्य करने को जटिल बनाने के लिए, या संगणक पर कार्य करने को गुप्त रखने के लिए, या इन सभी कार्यों के लिए। तो सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया जाता है वो संगणक पर कार्य करने को सरल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य जो किया जाता है वो संगणक पर यानी कंप्यूटर पर कार्य करने को सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संगणक सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भाग है। संगणक सॉफ्टवेयर का क्या भाग है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो संगणक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के तीनों भाग हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीनों सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी द ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। पेज मेकर, MS वर्ड या कोरल ड्रा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तीनों हैं, MS वर्ड, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब भी कभी ऑप्शन में आपको हैं दिया हो और विशेषताएं, प्रकार, लाभ, हानि ये सब पूछा जा रहा हो, ठीक है, और ऑप्शन डी में आपको ये सभी दिया हो, तो ऑप्शन नंबर लगभग हमेशा डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 99.99% जो होता है करेक्ट आंसर ये होता है। और इस प्रकार के लगभग 4 से 5 प्रश्न या 10 प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग साधारण संगणक प्रयोगकर्ता से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं? तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां भाई? MS ऑफिस का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फेसबुक पेज का आरंभ करने वाले छात्र का क्या नाम था? मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल ठीक है, ये सब प्रश्न आपसे पूछा था। अच्छा, MS ऑफिस के घटक कौन कौन से हैं? तो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS आउटलुक, ये सब MS ऑफिस के घटक हैं।
ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा और परखा, और निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी और मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि ज्ञान दर्शन स्थापित किया गया था किस सन में? तो ज्ञान दर्शन 1997 में स्थापित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। फेसबुक पेज का आरंभ कब से हुआ? 2014, बिल्कुल ठीक, मतलब सॉरी 2004 में फेसबुक पेज का आरंभ हो गया था। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी प्रश्न आपसे पूछा था कि ईमेल के द्वारा भेजा जाता है क्या? ईमेल के द्वारा ज्ञापन पत्र रिपोर्ट सब ईमेल के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ईमेल जो होता है वो एक प्रकार से समय को बचाता है, पैसे बचाने के लिए, और सूचना संदेश को बहुत तीव्र गति से पहुंचाने के लिए जाना जाता है ईमेल। यानी ईमेल एक प्रकार से क्या है? ईमेल जो है बहुत ही कम समय में पत्र को एक प्रकार से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय बिना कम, मतलब बहुत कम खर्चे के पहुंचा देता है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। ओके, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। आपने लगभग 111 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को विस्तार से जानने का प्रयास किया है और मैंने इन सभी प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने इन प्रश्नों को पढ़ा, समझा और जाना। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में कल आने वाले हैं। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर, और या फिर एक प्रकार से जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी में जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए भी मैं एक प्रकार से वीडियो बना चुका हूं और जल्द ही कल परसों से मैं लिखित टाइप की और भी वीडियोस देने का प्रयास करूंगा तीव्र गति से। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारी तैयारियां आप कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है BA करेकर, उस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो उस चैनल पर जो 2022 में हमने क्लासेस ली थी वो 2022 वाली जितनी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको BA करेकर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप जान पाएंगे, ठीक है। तो आप जा करके प्लीज़ वहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाएंगे, कुछ क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारा दूसरा चैनल जो BA करेकर है उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ जा करके प्लेलिस्ट में आप वीडियोस का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपने हिंदी साहित्य BA सेकंड सेमेस्टर के लगभग 111 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझा, जाना और परखा। धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।